हॉस्टल के ओनर्स हैं, हाँ, संचालक हैं, इन लोग उन पे सीधा बनता है तो इनकी तो गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए थी उसी समय। माँ का तो कोई स्कोप नहीं है कि माँ का ब्लड सैंपल लिया जाए, नहीं मैं लिया नहीं जा सकता। समझता हूँ, नहीं लिया जा सकता। भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, इस तरह का कहीं कहीं सूचना मिलती है कि उन्होंने ही अपने परिवार की बच्ची के साथ इस तरह का कांड कर दिया। तो कुछ रिलेशंस के बारे में डीएनए केस को इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को सरकार को सौंप देना चाहिए। तो थाना और एसडीपीओ जो एएसपी हैं, दोनों की भारी गलती है। जिन्होंने धोया वो भी संदेह के घेरे में है, और पुलिस का जो इनका दायित्व था कि वहाँ कोई भी आदमी, बाहरी कोई भी व्यक्ति उस घटना स्थल पर न जाने पाए। खास करके अभिनव कुमार जो एएसपी सुपरवाइजरी अफसर हैं, तो उन लोग की तो जवाबदेही थी कि खुद से संतुष्ट हो लेते। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा और इस पूरे मामले की जांच की आज एसआईटी कर रही है। आपको पता ही होगा कि मेडिकल की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, लगातार शुरुआती दौर से पीड़ित परिवार इसे कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। पुलिस लगातार शुरुआती दौर से ही परिजनों के आरोप को सीधे तौर पे खारिज कर रही थी, और जैसे ही पटना के पीएमसीएच का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आती है, और इसके बाद आनंद फानन में पुलिस मुख्यालय की ओर से एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और एसआईटी टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच जहानाबाद की ओर करती है। यानी पुलिस को ऐसा लगता है कि ये तमाम जो जघन्य अपराध हैं वो कहीं ना कहीं जहानाबाद में हुआ था। पुलिस लगातार इसे सुसाइड की बात बता रही थी, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट जैसे ही पटना पुलिस के एसआईटी को एफएसएल सौंपती है, जिसमें जो छात्रा है उसके अंडरगारमेंट पर मानव शुक्राणु पाए जाते हैं, और उसके बाद ये पुष्टि हो जाती है कि छात्रा के साथ गलत हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार माता पिता समेत छात्रा के कई परिवार के लोगों को और हॉस्टल से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं उनके डीएनए सैंपल को लिया गया, और इस पूरे मामले को लेके लगातार एसआईटी की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है, और इस पूरे मसले पर सियासत भी हो रही है। लगातार जो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार इस घटना के पीछे बड़े रसूखदार और मंत्रियों का हाथ बटा रहे। आखिर क्या वजह है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो पुलिस किस एंगल में जांच करती है? इन तमाम चीजों को बारीकी से समझने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी हमारे साथ अशोक गुप्ता सर हैं। सर, इस पूरे मामले को आप खुद देख ही रहे हैं और एक लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग का आपको। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पुलिस किस एंगल में काम करती है, कितने कड़ियों को जोड़ के पुलिस मुकाम तक पहुंचती है? और खुद आप बिहार के पूर्व डीजीपी रहे, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब पूरा जो ये घटना हुआ, वाकया हुआ, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए एसपी अभिनव कुमार, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सीधे तौर पे इसे सुसाइड बता दिया, और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी थी उन्होंने खुद जांच न करके तत्परता, गंभीरता दिखाना चाहिए तो अपने ड्राइवर को जांच के लिए भेज दिया। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं, और शुरुआती दौर में पुलिस का रवैया किस तरह का देखने को मिला? जो भी बातें मीडिया से छन कर आई है, समाचार पत्र हो, सोशल मीडिया हो, और जो इस तरह के सोर्सेज हो, उनसे ऐसा तो लगता है कि आरंभिक चरण में पुलिस की काफ़ी इसमें चूक रही है। अब इसे कॉनाइवेंस, मिली भगत, हशप करना, केस को पर पर्दा डालना, ये तो एक गहन जांच का विषय है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस घटना में जहां 6 तारीख को वो बच्ची अपने हॉस्टल में बेहोश पाई गई, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण घटना स्थल था, जिसको हम लोग पुलिस की भाषा में पीओ बोलते हैं, प्लेस ऑफ अकरेंस। तो उस समय पीओ पर पुलिस का जो सीआरपीसी में है, भारतीय, अभी उसका नया 23 में बन गया नागरिक सुरक्षा एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट,
तो प्रावधान लगभग मिलते जुलते हैं जो पुराना दंड प्रक्रिया संहिता था सीआरपीसी, कि पुलिस को जब भी सूचना मिलती है किस प्रकार के वारदात की तो पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। आप सूचना जो है वो जो हॉस्टल के मालिक हैं मनीष रंजन, उन्होंने बच्ची को हॉस्पिटल भेज दिया। शुरू में सहजानंद अस्पताल भेजा 6 तारीख को, वहाँ से फिर वो प्रभात हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर सतीश कुमार जी वहाँ के प्रभारी हैं, और वहाँ 2-3 दिन रह के फिर वो जो है मेदांता हॉस्पिटल में गई। 10 और 11 को रही, 11 को वहाँ डेथ हो गया। अब बात यह है कि एक बच्ची है 17 साल 18 साल, माइनर जैसा कि कहा जा रहा है कि है, वो 18 साल से कम की है। दूसरी बात है कि बेहोश हुई है, और अगर ये भी मान लिया जाए कि जब मर गई सुसाइड की या घटना के कारण, मान लीजिए सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके साथ यौनाचार हुआ उसके कारण, और उसके बाद उसकी हत्या की गई, तो हत्या के मौत के कारण एक हो गए। एक घटना तो है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, दूसरा है कि उसकी मौत हो गई। मौत मर्डर भी हो सकता है, मौत सुसाइड भी हो सकता है। तो ये सुसाइड हो तो भी, मर्डर हो तो भी, या सेक्सुअल ऑफेंस हो तो भी पुलिस का फर्ज है। मान लीजिए कि पुलिस को सूचना कब मिली, थानेदार को अफसर इंचार्ज जो है, वो जो है महिला अफसर इंचार्ज की रोशनी कुमारी को कब इस घटना की सूचना मिली। घटना की सूचना शायद 9 या 10 को हॉस्पिटल से मिली। परिजनों ने कब सूचना पुलिस को दिया, ये सारी बातें माने रखती हैं। और ऑफिसर इंचार्ज को जैसे घटना की सूचना मिली, उनका काम था जाके वो जो मृतिका है उसका दाह संस्कार किया गया है। दाह संस्कार के पहले पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम के पहले पुलिस पूरे बॉडी की जांच करती है। ऑफिसर इंचार्ज या उन्होंने कोई दरोगा को डिप्यूट किया, महिला है ये जो पीड़िता है बच्ची, तो नेचुरली महिला पुलिस अफसर गई होगी। उनका काम है शरीर के पूरे जख्मों को देखना, मृत्यु किस कारण से हुआ, मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, दोनों स्थिति में उनको जांच करना है। और अभी का जो नया संहिता आया है बीएनएस, उसमें है कि 194 सेक्शन में कि मृत्यु के कारणों की जांच करना, शरीर पे कहाँ जख्म के निशान हैं, जिससे पता चले, मतलब बॉडी के एग्जामिनेशन से, कि हाँ इस कारण से संभावित मृत्यु हो सकती है। पोस्टमार्टम तो उसके बाद होता है, जिसको पंचनामा या इंक्वेस्ट कहते हैं, ये कानूनी प्रावधान। तो पंचनामा और ये अगर सही ढंग से किया जाता है, या तो किया नहीं गया सही ढंग से, या किया ही नहीं गया, या अगर किया गया उसमें कुछ एविडेंस पाए गए तो उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया कि हाँ ये इंजरी है और इसे लगता है कि इसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, या इसके साथ रेप हुआ है, तो उस बिंदु पे, इस काउंट पे जो थानेदार है ऑफिसर इंचार्ज और उनके एएसपी जो है कुमार अभिनव का नाम जो आया है, चूंकि वो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, कोई भी घटना होती है संगीन घटना तो उसका सुपरविजन डीएसपी या एएसपी जो भी सब डिवीज़न के पुलिस अफसर हैं वो करते हैं, और इन दोनों की जवाबदेही। तो इन दोनों से निश्चित रूप से चूक हुई है। अब चूक जानबूझ के हुई है या कर्तव्यहीनता लापरवाही के कारण हुई है या कॉनाइवेंस है, अगर इनको इन्फ्लुएंस किया गया तो किसने किया, क्यों किया, क्या मोटिव था, अल्टीरियर मोटिव था, ये तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि आरंभिक इसमें चरण में गलती हुई है।
थाना और एसडीपीओ जो एएसपी हैं, दोनों की भारी गलती है। एक सवाल है सर, अगर बच्ची 6 तारीख को तबीयत खराब हुआ, अस्पताल भेजा गया, वहां से कदम कुआं थाना को सूचना दी गई, उसके बाद रोशनी कुमारी को सूचना मिला, वो 6 7 8 9 मतलब 3 दिनों तक वहां नहीं गई। 9 तारीख को अस्पताल आती है, नीलम अग्रवाल से वहां विवाद होता है, नीलम अग्रवाल को वो ले जाके थाने ले जाती है और जांच के लिए अपने एक ड्राइवर को भेज देती है कि जाओ डीवीआर लेके आओ, और उतने दिनों के अंदर में हॉस्टल में जो भी गतिविधियां होंगी, जो सबूत मिल सकते थे, वो तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। जैसा मैं कह रहा था कि आरंभिक चरण में ये जो 3-4 दिनों की बात है और घटना के तुरंत 24 घंटे के अंदर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घटना स्थल पर जाइए, वहाँ जो भी साक्ष्य मिल सकते हैं, एविडेंस, सबसे अधिक साक्ष्य मिलने की संभावना घटना स्थल पे। तो ये जहाँ बच्ची जिस बिस्तर पे सोई थी और जहाँ से बेहोशी की हालत में उसको भेजा गया, तो उस घटना स्थल को जांच करना और उसको सील कर देना, उसको बंद कर देना, लेकिन ताकि कोई भी वगैरह सबसे धो दिया गया है। बिल्कुल गलत अब हुआ। उसको साक्ष्य तो मिलेंगे नहीं। हाँ, इसके लिए जिन्होंने धोया वो भी संदेह के घेरे में है, और पुलिस का जो इनका दायित्व था कि वहाँ कोई भी आदमी, बाहरी कोई भी व्यक्ति उस घटना स्थल पर न जाने पाए, जब तक कि पुलिस पूरा अपना वहाँ जांच का काम नहीं कर लेती। लेकिन जो सबूत मिटना था वो मिट गया। आप खुद बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं, इस तरह के मामले को देखते होंगे सर। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में बच्ची एडमिट थी, बच्ची के शरीर पर जख्म के निशान थे, जो तस्वीरें हमने भी देखी, प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान थे, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा, तमाम थाना प्रभारियों के द्वारा पटना एसएसपी को गुमराह किया गया, गलत रिपोर्ट दिया गया, और उसी गलत रिपोर्ट के आधार पे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान आया था। या मैं कहूँगा आमतौर पे ये जो परिस्थितियां थी, इसमें ऑफिसर इंचार्ज को तो सीधे सस्पेंड इमीडिएट करना चाहिए लेकिन था। 4 दिन 5 दिन 6 दिन लग गए। नहीं, वो तुरंत करना चाहिए था। दूसरी बात है कि जो जांच है, वो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया वो बिल्कुल बतला रहा है कि उसके खिलाफ बलात्कार का प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार से बयान देने के पहले, खास करके अभिनव कुमार जो एएसपी सुपरवाइजरी अफसर हैं, सीनियर एसपी तो इन्हीं लोग से रिपोर्ट लेंगे, तो उन लोग की तो जवाबदेही थी कि खुद से संतुष्ट हो लेते कि उसके मृत्यु का क्या कारण है, उसके साथ कौन सा आपराधिक वारदात हुआ है, और चूंकि बच्ची है इसीलिए प्रबल संभावना है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप होने की संभावना है। तो अगर रेप होता तो जैसा कि पोस्टमार्टम में बहुत सारे निशान पाए गए हैं जख्मों के और खरोंच के, तो उससे तो क्लियर हो जाता। अगर पुलिस का कोई ऑफिसर, खास करके लेडी ऑफिसर, उस लेडी के पीड़िता के शरीर की ठीक से जांच कर लेती तो वही स्पष्ट हो जाता कि ये जो है इसके साथ जाती हुई है। इस पूरे मामले पे ढका किया गया, सुसाइड बताया गया। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनिशियल ये मामला साक्ष्य को मिटाने का भी बनता है, तो साक्ष्य को मिटाना जो है वो आईपीसी में ऑफेंस है। तो 201 पहले के आईपीसी में था, अभी कौन सी उसकी धारा है, लेकिन एविडेंस को टेम्पर करना, इरेज कर देना, मिटा देने का चार्ज जो डॉक्टर हैं प्राइमा फेसी और जो हॉस्टल के ओनर्स हैं, संचालक हैं, सीधा बनता है। तो इनकी तो गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए थी उसी समय कि क्यों एविडेंस छिपाया गया या नष्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये जांच का बहुत उसी समय विषय था, और जांच अगर समय पे नहीं किया जाए तो वो जांच जो है आगे चल के मतलब बहुत दिग्भ्रमित हो जाता है, जो स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। सर एक सवाल है, जिस प्रकार से पटना का पीएमसीएच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब सेक्सुअल असॉल्ट की बातें होती है, और पटना पुलिस जो लगातार रट रही थी कि सुसाइड है, नींद की गोलियां खाई गई, तब आनन फानन में पुलिस मुख्यालय की ओर से एसआईटी टीम का गठन किया जाता, और इस एसआईटी की टीम में
कुमार अभिनव जो एएसपी हैं सवालों के घेरे में रहे, और जहां जहां जांच एसआईटी करने जा रही थी, रोशनी कुमारी जिस पे गंभीर आरोप थे वो साथ साथ जा रही थी। इसे आप किस रूप में देखते हैं? इनकी कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों को सीधे एसआईटी से बाहर निकाल देना चाहिए था। थाना में और भी ऑफिसर्स होते हैं, दर्जनों पदाधिकारी थाना में पोस्टेड होते हैं, सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर। अगर जो भी एसआईटी को वरिष्ठ अधिकारियों, जो आईजी थे, एडिशनल डीजी जो भी थे उस एसआईटी में, सीनियर अफसर्स, उनकी सहायता से जो भी जानकारी या सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता थी वो कर सकते थे। लेकिन ये लोग पर, जिन पर शुरू में इस तरह का पाया गया आरोप कि इन्होंने दिग्भ्रमित किया, सीनियर एसपी को गलत सूचना दी, इनके ऊपर जवाबदेही थी घटना की प्रारंभिक जांच और पर्यवेक्षण सुपरवाइज करने की एएसपी साहब पर, क्यों नहीं किए? ऑफिसर इंचार्ज लेडी है, उसके थाना में कोई भी घटना घटे उसको जानकारी होनी चाहिए। थाना में के अंदर कोई भी घटना हो इस तरह की गंभीर होती है तो उनका तो फेलियर, कॉनाइवेंस स्पष्ट है। तो इन लोगों को तो जांच के पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए, जांच प्रभावित नहीं हो गलत ढंग से, इस तरह के संदेहास्पद पुलिस अफसर्स को एसआईटी में नहीं शामिल करना चाहिए था। एक सवाल उठता है सर, जब एफएसएल खुद अपनी रिपोर्ट पटना पुलिस के एसआईटी को सौंपती है, और जिस प्रकार से छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मानव शुक्राणु पाए जाते हैं, उसके बाद आनन फानन में डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि पुलिसिंग में आपने भी कई घटनाएं देखी होंगी, खुद बिहार के पूर्व डीजीपी रहे, कि जिस छात्रा के साथ इतनी बड़ी घटना हुई जो, तो उसके बाद माता पिता का डीएनए सैंपल लेना, ये पचने वाली बात नहीं है। मामा का लेना, भाई का लेना, ये कुछ प्रोसेस है क्या, कुछ जानकारी इकट्ठा करने में, या जांच को लेके इस तरह की जांच का कोई प्रावधान है क्या? देखिए, जांच का कोई प्रावधान लिखा माँ का तो कोई स्कोप नहीं है कि माँ का ब्लड सैंपल लिया जाए। मैं नहीं समझता हूँ, नहीं लिया जा सकता है। आखिर ये एसआईटी ले रही है। हाँ, वो हमारी समझ से तो परे है, हम नहीं समझते हैं। माँ का किसी हालत में जो है डीएनए टेस्ट की या ब्लड सैंपलिंग की जरूरत नहीं थी। का लिया गया। पिता और जो कुछ निकट के संबंधी हैं, या और जो लोग हैं, रिलेशंस की जो बात होती है, तो कभी कभी गाहे बेगाहे, मतलब रेयर केसेस में कहीं कहीं सूचना मिलती है कि मेंटली परवर्ट अगर कोई है, निकट का रिलेशन, भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, इस तरह का कहीं कहीं सूचना मिलती है कि उन्होंने ही अपने परिवार की बच्ची के साथ इस तरह का कांड कर दिया। तो कुछ रिलेशंस के बारे में डीएनए लेना, बाप का लिया गया, पिता का लिया गया, अपने भाई का लिया गया, माता का तो बिल्कुल मैं नहीं समझता। गलत मैं मानता हूँ, गलत है, एसआईटी की गलती है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई जरूरत, हमारी समझ से। अब उन्होंने क्या समझ के लिया सर, तो आपके समझने सोचने की क्षमता जो है वो अब एसआईटी में जो एएसपी हैं या एसपी हैं उनसे ज्यादा समझने सोचने की क्षमता। आप खुद बिहार के पूर्व डीजीपी रहे, कई केसों को हैंडल किया, बिहार पुलिस के मुखिया गार्जियन के तौर पे आपने वर्क किया, एक लंबा अनुभव रहा है आपको। हाँ। माँ का तो कोई स्कोप नहीं था। एक और रिलेशंस का, जैसा मैंने कहा कि कभी कभी रेयर केसेस में होता है। दूसरा, एक बात ये भी आ रही है कि बच्ची के साथ उस हॉस्टल में घटना घटी, या कहीं उसको ले जाया गया जहाँ उसके साथ घटना घटी, या जहानाबाद में जहाँ वो रहती थी, उसका पैतृक आवास है, वहाँ कहीं उसके साथ घटना घटी। चूंकि समय बीत गया, शुरू में जिस तत्परता से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, पूछताछ, हिरासत में लेके पूछताछ और घटना स्थल को प्रोटेक्ट करना, घटना स्थल के अब जैसे कि हॉस्टल था, अगर हॉस्टल में उसी समय जांच हो जाती सही ढंग से, कपड़े उपड़े वहाँ बिस्तर के सीज कर लिए जाते, कहीं खून का निशान मिलता है, कहीं ये होता, मान लीजिए सीमेन है, अगर रेप हुआ है तो मिलता, अगर नहीं मिलता किसी तरह का तो होता कि शायद कि यहाँ
घटना नहीं सारे घटित सबूत हुई है, सारे सबूत चूंकि मिटाने के मिटा दिए गए, धो दिया बिल्कुल गया, बिल्कुल सर। तो उसके कारण जैसा मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन जो है की स्थिति और कॉम्प्लेक्स हो गई, बढ़ गई। तो कि घटना स्थल कहाँ है, आप जहानाबाद है या पटना में ही कहीं और ले जाया गया या क्या हुआ, रेप तो कन्फर्म्ड है, रेप कन्फर्म्ड है, लेकिन कहाँ हुआ, प्लेस ऑफ अकरेंस, किसने किया, दोनों बातें हैं। जिसने किया उसकी गिरफ्तारी, उसको चार्जशीट करना, ट्रायल के लिए भेजना, तो अभी तक तो वो जांच के ही घेरे में है। और अब डीएनए लिया गया है तो सीमेन से उसका मिलान किया जाएगा। अब इस पूरे मसले पे पीड़ित परिवार जो है वो काफी डरा सहमा है। पीड़ित परिवार पर एसआईटी लगातार दबाव बना रही है, व्यवहार सही नहीं है, इस तरह का पीड़ित परिवार का आरोप है सर। किस प्रकार से देखते हैं ऐसा? मैं समझता हूँ कि अब जितना रात में जाके सैंपल लिया गया है 1 बजे रात में, ये जिला पुलिस या स्टेट पुलिस, एसआईटी, जो भी अब स्थिति हो गई है, घटना 5-6 की रात की है, जो भी घटना है जिस तरह से हुई है, जिन्होंने घटित किया है, जांच हो रहा है, अनुसंधान का विषय है। लेकिन अब जिस मुकाम पर ये पहुंच गया है, इस केस को इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को, सरकार को सौंप देना चाहिए। पटना पुलिस के बस की बात नहीं है, मेरे जो हालात है सर। मेरे विचार से तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच के लिए पटना पुलिस या एसआईटी जितना भी जांच कर रही हो, और जितना तरह की बातें, तरह तरह पॉलिटिक्स, तो इसको हटा दीजिए। नेता लोग क्या बोल रहे हैं इधर से उधर से, वो माने नहीं रखता है। घटना घटी है तो उसमें एविडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घटना घटी है, एविडेंस क्या है घटना के बारे में, और जो दोषी अभियुक्त लोग हैं जिनकी संलिप्तता, इन्वॉल्वमेंट रही है इस ऑफेंस में, वो कौन लोग हैं। तो ये बातें, अब इतना ये मामला इस, जैसा मैंने कहा, मुकाम पे पहुंच गया है, 10 तरह के सवाल जांच एजेंसी पे भी हैं, जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पे भी है, घटना स्थल को लेके है, इन सब बातों को लेके, और आम लोगों का परसेप्शन पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पर जो है बहुत कुछ माने कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है आम जनता का। एक कानून तो इस स्थिति में इस केस को सीबीआई को दे दें, इंडिपेंडेंट एजेंसी को, और राज्य सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कर सकती है, उनके शक्तियां हैं। कानून में ऐसा प्रावधान है सर कि अगर अपने काम में लोग कोताही बरते, लापरवाही दिखाया, और जो रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी थी, वो उस जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो उन्हें कहीं ना कहीं तब जाके निलंबित किया गया। तो निलंबित ही करना सही था कि उन पे विभागीय कार्रवाई भी हो? नहीं, निलंबित तो जहां भी किया जाता है वो किसी आरोप के कारण ही निलंबित तो किया जाता है। आखिर इतने दिन क्यों और लगाए जब पटना पुलिस के आरोप में निलंबित किया है तो निलंबन के मामले में प्रोसीडिंग तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग तो विभागीय कार्रवाई वो तो विभाग करेगा, वो तो अंडरस्टूड है, वो दोनों एक साथ होता है। सस्पेंशन मीन्स कि आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आपसे शोकॉज मांगा जाएगा, और उसको असंतोषजनक पाया गया तो आप विभागीय कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। तो एक तो आरोप दिया गया होगा उनको, महिला अफसर इंचार्ज को, अब आरोप में वो जवाब देंगी, जो भी समय दिया गया होगा उसमें जवाब देंगी, और अगर स्पष्टीकरण नहीं संतोषजनक पाया गया तो उन पर विभागीय कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। नॉर्मली सस्पेंशन के बाद 100 में 90 मामलों में विभागीय कार्रवाई आरंभ कर ही दी जाती है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और एसआईटी पर भरोसा नहीं है जिस तरह से हालात हैं? केवल एसआईटी का मामला नहीं है, जैसा मैंने कहा कि शुरू में थाना सुपरवाइजरी ऑफिसर, उन्होंने भी जिस जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए था नहीं किया। जिला के जो सीनियर एसपी हेड होते हैं जिला पुलिस के, उनको भी मिसगाइड किया, मिसलीड किया, और इतना समय बीत गया। हॉस्पिटल में भी जहां बच्ची इलाज के लिए गई, जहां 3-4 दिनों के बाद मान लीजिए उसकी
मृत्यु हो गई, तो बहुत सारी ये सारा घटनाक्रम एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया है और लोगों को, और जो खास करके बच्ची के माता-पिता, अभिभावक जो भी हैं, उनको एकदम मिसट्रस्ट है कि माता-पिता हमको बहुत न्याय परेशान नहीं मिल रहा है। और दूसरा है कि पटना शहर में पूरे राज्य भर की बच्चियां आके डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और दूसरे जॉब से रिलेटेड, बैंक है, इस सब की तैयारी हॉस्टल में रह के करती हैं। उनकी संख्या बहुत है, हज़ारों, लाखों तक पहुंच सकती है, होगी। तो इन सब के भी सुरक्षा का एक मामला है। इनके साथ भगवान न करे कोई जंगीन गंभीर कांड इस तरह की घटित हो जाए बच्चियों के खिलाफ, जो छात्राएं पटना में अलग अलग हॉस्टल्स में पूरे शहर में रहती हैं, तैयारी करती हैं नौकरी के लिए। तो कुल मिला के इस मामले का जो गंभीरता है और जो जांच का ये है स्थिति है, सब ओवरऑल मिला के परिवार के लोगों का, आम जनता का, पटना शहर के और राज्य के जो ना आम जन हैं, इन सब को मनोस्थिति को देखते हुए इस केस को सीबीआई को। एक आखिरी सवाल है सर, जिन लोगों पे आरोप लगा, जो सवालों के घेरे में, अब हालात वे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर सतीश लोगों को देख लेने की बात कह रहे थे, रोशनी कुमारी मीडिया को धमका रही थी। ऐसा है कि बहुत से मामलों में अगर जिला पुलिस या जहां से भी उनको असंतोष लग रहा है, पुलिस देखिए, पुलिस इज अकाउंटेबल टू लॉ, जुडिशियरी। पुलिस जो है वो सरकार के भी अंदर नहीं है, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन अलग बात है, लेकिन जो पुलिस का वर्किंग है, जांच है या पुलिस की जो, पुलिस इज अकाउंटेबल टू लॉ। पुलिस कानून के प्रति जवाबदेह है और कानून के रक्षक कौन है? जुडिशियरी है, न्यायिक जो है, हाँ, न्यायपालिका। वो सीजेएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिला स्तर पे, पटना हाई कोर्ट है राज्य की। तो माननीय न्यायालय जो है उनके प्रति पुलिस जिम्मेदार है और न्यायालय जो है देख सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि पुलिस का अनुसंधान में बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते कोई भी सिस्टम, जब तक कि पुलिस अनुसंधान के निष्कर्ष पर पहुंच के फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दायर नहीं कर देती, उसके बाद ही कोर्ट की प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि परिवारजनों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, धमकी मिल रही है, या अनुसंधान में भी सर्टेन एक जनरल डायरेक्शन जुडिशरी दे सकती है, तो पीड़ित परिवार को, जुडिशरी को भी ये करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए थ्रू प्रॉपर प्रोसीडियर और प्रॉपर माध्यम से। और अगर पुलिस और प्रशासन में उनका ये है कि न्याय नहीं मिल रहा है, असंतोष है, तो वो न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, हाँ। इस पूरे मामले में बिहार की बेटी है, इवन न्यायपालिका भी जो है कई मामलों में हाई कोर्ट को पावर है सीबीआई को केस हैंडओवर कर देने का। है सर, बिल्कुल है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उनके सेटिस्फैक्शन पे है। ऐसे नहीं है कि एक कोई भी गया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, बेटी की इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, इसका भी सबको इंतजार है। तो आपका साफ तौर पे मानना है, आपको ऐसा लगता है कि एसआईटी इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी या सीबीआई जांच साफ तौर पे दे दिया जाए राज्य सरकार को? नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईटी काम कर रही है, वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स उसमें लगे हैं, डीजीपी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल एसआईटी के काम की शैली पर सवाल है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया है जो केवल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है। इसमें पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, आम जनों के मामले, सारे बच्चियों की सुरक्षा के मामले, और शुरू में तो डिसाइडेडली बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस की
लापरवाही या संलिप्तता रही है। संलिप्तता रही। हाँ, उस समय तो एसआईटी नहीं आया था, नहीं। एसआईटी का गठन तो बाद में हुआ। उस समय तो ऑफिसर इंचार्ज थाना का मेन रोल था, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर का मेन रोल था इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन का। तो वो तो कंप्लीट फेलियर हुआ है। तो इसलिए सब मिला शुरुआती के दौर में पटना केवल पुलिस एसआईटी फेलियर रही है। शुरुआती दौर में पटना पुलिस फेलियर रही। पटना पुलिस, हाँ बिल्कुल, अफसर इंचार्ज और एसडीपीओ का तो ग्रॉस फेलियर है। मैं पूरा जिला पुलिस या को नहीं कह रहा जो हूँ, भी है सर, कुछ पुलिस लोकल अफसर इंचार्ज एंड एसडीपीओ। चलिए सीधे तौर पे बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता सर थे। एक लंबा अनुभव रहा है, पुलिसिंग का अनुभव रहा है, और ऐसे कई केसों को उन्होंने देखा है, बारीकियों से समझा है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीट की छात्रा प्रकरण मामले में शुरुआती दौर में एसडीपीओ एएसपी अभिनव कुमार और चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रही रोशनी कुमारी की पूरी गलती थी। इस पूरे मामले की जांच भले ही एसआईटी कर रही हो, लेकिन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए तो कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है।